प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं मिशन कोशिश वर्कशीट। तो आज हमने मिशन कोशिश वर्कशीट की वर्कशीट नंबर 7 करनी है, 7वें सप्ताह की वर्कशीट, जिसमें हमें क्या पढ़ना है देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर कोण है, कोणों के प्रकार, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ, जिसमें आपकी द्विविमीय हैं और त्रिविमीय हैं। ठीक है। और अन्य विभिन्न आकृतियाँ। त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। ठीक है। चतुर्भुज के बारे में है, चतुर्भुज पढ़ना है आपने। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपने इसके बाद वृत्त भी पढ़ना है। वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं। फिर इसमें मूल्यांकन है। ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले है कोण। कोण क्या होता है, इससे पहले भी आपने पिछली कक्षा में कोण के बारे में पढ़ा होगा कि जब दो किरणें या सरल रेखाएं या रेखाखंड भी हो सकता है, किसी एक समापन बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो इस बिंदु पर एक झुकाव बनता है, यानी कि कोना बनता है। तो इसे हम कहते हैं कोण। जो झुकाव है उसे ही हम कोण कहते हैं। चित्र में देखिए, OA किरण है, OB किरण है, इससे बनने वाला कोण यहाँ दिखाया गया है बीच में, ये आपका कोण है। इसका नाम है कोण AOB। ठीक है ना। O पर झुकाव है, O बिंदु पर कोना बन रहा है, उसे हम बीच में लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण। ये कोण का चिन्ह है भाई, AL जैसा जो है, AOB। ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण AOB को, भाई कोण का चिन्ह लगाया और BOA, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर हमने O को बीच में रखना है। ओके। अब कोण भी इनके झुकाव के अनुसार, जैसा जैसा इनका झुकाव होता है उसके हिसाब से कोणों का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे पहला होता है न्यून कोण। कोणों की नाप जो होती है, चांदी से हम नापते हैं तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 अंश से 90 अंश के बीच का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। 90 अंश का कोण जो होता है उसे हम कहते हैं समकोण। 90 का ऐसा होता है, L जैसा, चाहे L ऐसा बना लीजिए, उल्टा L बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे 90 अंश के कोण होते हैं। 90 अंश के कोण क्या होता है, समकोण कहा जाता है उसको। अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा जो कोण होता है वो होता है आपका अधिक कोण। जो 90, जैसे 91 से शुरू किया, 91, 92, 93, 120, 150, 170, 175, 179, तो यहाँ तक 179 तक का अंश का जो कोण होता है, 91 से लेकर के 179 अंश तक का कोण जो होता है वो कहा जाता है हमारा अधिक कोण। 91 से 179 अंश। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं अधिक कोण, या हम कहते हैं 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा। और जो 180 अंश का कोण होता है वो होता है आपका ऋजु कोण या सरल कोण। इसको हम सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, और बीच में इस सीधी लाइन जो होगी ये आपका होता है ऋजु कोण या सरल कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण
180 से भी ज़्यादा होता है। जैसे ठीक है, जैसे हमने ये बनाया, ये तो हो गया हमारा त्रिभुज। यदि हम इसको बनाएं और थोड़ा सा इससे ज़्यादा बना दें, ठीक है ना, अब देखिए ये गोल भी ज़्यादा हो गया, तो ये आपका हो गया प्रतिवर्ती कोण। थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। अब अगर इसकी माप की बात करें कि कितने माप का होता है, तो 180 अंश से अधिक होता है। 180 यानी कि जो सीधा कोण होता है, बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका झुकाव होता है। तो 180 से अधिक और 360 अंश से कम होता है। इसका जो माप होती है वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम होती है। यानी कि हम कह सकते हैं 359। 181 से 359। 180 से ज़्यादा मतलब 181 से 359 अंश तक, यहाँ तक के जो कोण होते हैं वो सभी कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 अंश के कोण को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। अगर हम कहें 190 अंश के कोण को हम क्या कहेंगे, वो भी 180 से ज़्यादा है तो वो भी कहा जाएगा प्रतिवर्ती कोण। यदि हम कहें 325 अंश के कोण को हम क्या कहेंगे, भाई 325 अंश का कोण 360 से तो कम होता है, इसलिए ये भी प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब पूर्ण वृत्त, पूरा का पूरा वृत्त। जैसे ये कोण बना और वापस हम यहीं पर पहुंच गए, ये कोण बन गया, तो ये कोण जो कहलाता है हमारा, ये कहलाता है संपूर्ण कोण। और इसके जो माप होती है वो होती है 360 अंश। ठीक है ना, 360 से अगर कम रह जाता है तो प्रतिवर्ती बन जाता है। ठीक, अब आपने क्या करना है, गतिविधि है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में माचिस की तीलियों की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोण बनाइए। ठीक है, माचिस की तीलियों की सहायता से आप ये कोण बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अपने परिवेश में ऐसे उदाहरण या वस्तुओं की पहचान कीजिए जिनके मध्य कोण बनते हैं। जहाँ भी कोने बनते हैं वहीं कोण बनते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। दीवार के कोने होते हैं, छत और दीवार के मिलने पर जो बनते हैं, है ना, छत और दीवार मिलती है। या कहीं आपका मेज है, मेज में कोने बनते हैं, है ना, बेड में कोने बनते हैं, खिड़कियों में बनते हैं। और जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं या खोलते हैं तो उसके बीच में, कब्जों के बीच में कोण बनता रहता है। जितना खोलते हैं तो ज़्यादा खोलते तो ज़्यादा बड़ा कोण बन जाता है, कम खोलते तो कम बड़ा कोण बन जाता है ना। तो ये सब आप उनको पहचान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कोण बनते हैं। अब है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ। तो आप इसमें करेंगे क्या, कोणों के प्रकार, ये तो आपको लिखना पड़ेगा कोण के बारे में। कोणों के प्रकार भी लिखिए, ये सब बनाइए सारणी। ठीक है ना, और ये गतिविधि भी आपने एक पेज में ये माचिस की तीलियों से चिपकाना है। ठीक है, और जो जहाँ जहाँ भी वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जहाँ जहाँ पर आप कोण देखते हैं, जहाँ पर आप कोण बना हुआ देखते हैं, वहाँ उसका एग्जाम्पल लिखने हैं। अब है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ। ज्यामितीय आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, एक होती है द्विविमीय, एक होती है त्रिविमीय। द्विविमीय आकृतियाँ समतल आकारों के लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं, इसलिए इन आकारों को द्विविमीय आकार कहा जाता है। इन्हें संक्षेप में 2D आकृतियाँ भी कहा जाता है। जैसे वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, है ना, वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सब द्विविमीय हैं। ठीक है ना, इनमें दो ही विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई, है ना। इन आकृतियों को हम ना तो पकड़ सकते हैं, या तो हाथ में हम इनको पकड़ सकते हों। जिनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं वो द्विविमीय नहीं होती हैं। ये केवल आकृतियाँ होती हैं जिनको हम केवल एक तल पर बना सकते हैं। जैसे कि बोर्ड पर बना सकते हैं, या हमने कागज़ पर बना सकते हैं, जैसे अपने पेपर में, कॉपी में बनाते हैं हम। ये लो जी, हमने ये बनाया और जी ये तो आयत हो गया, है ना, हम क्या कहेंगे जी, आयत है। ठीक है ना, तो ये केवल आकृति है, इसको हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है ना,
केवल बना सकते हैं, जिनको हम केवल किसी तल पर बना सकते हैं और उनको हम पकड़ नहीं सकते हाथ से, तो उनको हम कहते हैं द्विविमीय आकृतियाँ। ठीक है ना। या 2D, इनमें दो ही दिशाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, जिसको हम दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद है त्रिविमीय, जिन्हें 3D आकृतियाँ कहा जाता है। ये ऐसी आकृतियाँ होती हैं जैसे ठोस आकृतियाँ। ठोस जो आकार होते हैं हमारे सामने, हमारे जो वस्तुएं हैं सारी की सारी त्रिविमीय होती हैं। जितनी भी वस्तुएं होती हैं हमारे सामने वो सब की सब त्रिविमीय होती हैं। ठीक है ना। जो चित्र होते हैं जिनको हम चित्र बना सकते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं अपनी कॉपी में या अपने बोर्ड पर, तो वो आप द्विविमीय होते हैं। और जो वस्तुएं होती हैं ठोस आकार की वस्तुएं, जैसे लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, उनमें ऊंचाई भी होती है, गहराई भी होती है, मोटाई भी होती है ना। जैसे कि हम एक डस्टर उठा रहे हैं अपना, डस्टर देखिए, डस्टर में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, पकड़ पा रहे हैं तो मोटाई भी है ना। अपनी बुक हम पकड़ रहे हैं तो उसमें भी एक मोटाई है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, 3 चीज़ें हैं उसमें, तो इसलिए वो कैसे 3D आकृतियाँ हैं। ठीक है ना। जैसे और इसको हम, इनका एक नाम दिया जाता है, जैसे एक घन होता है, घनाभ होता है, बेलन होता है, शंकु होता है, गोला होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये सब त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। जैसे घन है, इसका उदाहरण है आपके पास पासा या लकड़ी का गुटका भी हो सकता है कोई, है ना, इस प्रकार से कटा हुआ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई कुछ भी कह सकते हैं, या मोटाई भी हो सकती है। तीसरी बात, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों इसमें बराबर होती हैं। घन में तीनों की तीनों बराबर होती हैं। घनाभ एक दूसरा होता है, घनाभ जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। ठीक है ना, ये घनाभ होता है। ये डस्टर हुआ, ये भी एक प्रकार का घनाभ जैसा ही है। ठीक है ना। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है। इसके बाद है बेलन यानी कैन। ठीक है ना। बेलनाकार वस्तु इस प्रकार की होती है। ठीक है ना। जैसे आपका पेन हो गया, पेन भी एक बेलनाकार है, अगर गोल पेन आपके पास है। ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं बेलन। बेलनाकार बहुत सी वस्तुएं जो लंबी होती हैं और गोल होती हैं। ठीक। उसके बाद है शंकु। शंकु क्या होता है? शंकु एक इस टाइप का होता है, जैसे हम ऐसे तो त्रिभुज बना देते हैं, यदि इसकी तली हम गोल इस प्रकार से बनाते हैं तो ये बन जाता है शंकु। ठीक है ना। जैसे आइसक्रीम का होता है कोन, आइसक्रीम का कोन होता है, वो एक शंकु है। ऐसे गोला, गोला गोला जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, गोले को, वो होता है गेंद। जैसे गेंद को हम हाथ में पकड़ते हैं तो वो एक प्रकार का गोला है। ठीक है ना। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, गोल गोल जो हम गोल गोल वस्तुएं होती हैं वो सब क्या है, किस काम कौन सा होता है, उसका नाम होता है गोला। ठीक है ना। तो वैसे द्विविमीय कहेंगे तो वृत्त कहेंगे, लेकिन वृत्त गोला नहीं होता है। ठीक है ना। हम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बनाया, हमने ये बना दिया जी, लेकिन ये जो है ये क्या है, एक वृत्त है, न कि गोला है। ठीक है ना। लेकिन जब हम हाथ में पकड़ने वाली कोई गोल वस्तु होती है वो गोला होता है, वो वृत्त नहीं होता। ठीक है ना। इन कहने का अर्थ है, जिनको हम पेज पर बनाते हैं, किसी तल पर बनाते हैं, तो वो तो एक द्विविमीय आकृतियां हैं, और जो हम हाथ में पकड़ते हैं या ठोस वस्तुएं जो होती हैं वो त्रिविमीय होती हैं। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, द्विविमीय आकृतियाँ, ये त्रिविमीय है सारी आकृतियाँ। ठीक है ना। द्विविमीय और त्रिविमीय समझ गए होंगे। 2D और 3D, ये 3D है। 2D अगर आपसे कुछ बोला जाएगा 2D बताइए, तो 2D या तो वर्ग होता है, ये आयत होता है,
या वृत्त होता है, या फिर आपका कोई भी चतुर्भुज या त्रिभुज होता है, ठीक है ना। त्रिभुज ये आप अगर आपको पूछे त्रिभुज कौन सी आकृति है, द्विविमीय या त्रिविमीय, तो आप कहेंगे द्विविमीय। वर्ग कौन सी आकृति है, द्विविमीय। आयत कौन सी आकृति है, द्विविमीय, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए विभिन्न आकृतियों में दिया गया है त्रिभुज। विभिन्न आकृतियों में एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC हमें दिख रहा है यहाँ पर, इसमें 3 भुजाएं हैं, भुजा AB, BC और CA। ये AB है, ठीक है, ये BC है, CA है यहाँ पर। ऐसे ही इसमें 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ABC, 3 कोण होते हैं, कोण BAC, कोण CAB, कोण ABC या कोण CBA या कोण, देखिए कोण BAC मतलब ये वाला कोण, और CAB ये भी है, क्योंकि बीच में A है, इसका मतलब A कोण की बात हो रही है। ABC और CBA यानी B कोण की बात हो रही है, और ACB यानी BCA और BCA, कुछ भी नाम लिख सकते हैं इन दोनों में से, ACB या BCA, तो यहाँ C कोण की बात हो रही है। 3 कोण हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और किसी त्रिभुज का जो परिमाप होता है, तीनों भुजाओं की मापों का योग होता है। जैसे भुजाएं हैं AB, BC, CA, इनकी मापों का योग, इनकी मापें अगर हम बदलें तो पता चल जाए और इनको हम जोड़ दें तो इसको हम कहेंगे त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। ये केवल समझ लीजिए, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे गए त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, इनमें आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए पहला त्रिभुज है ABC, इसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भुजाएं दे रखी हैं, तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग माप की हैं। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई भी बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब यहाँ देखिए दूसरे त्रिभुज में देखिए, यहाँ पर ये PQ भुजा जो है ये 6 सेंटीमीटर है, PR भुजा ये भी 6 सेंटीमीटर है, और QR भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ 2 भुजाएं बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से ही पता चलता है, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु भुजाएं, समद्विबाहु। द्वि यानी 2 भुजाएं बराबर। जब 2 भुजाएं बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अच्छा, एक और त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में क्या क्या है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक और 5 सेंटीमीटर और एक और, तीनों 5-5 सेंटीमीटर हैं, यानी तीनों भुजाओं की माप बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चला इसमें, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है उन्हें कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। और ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर हैं उन्हें हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। और ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं उन्हें हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो 3 प्रकार के त्रिभुज हमें आपको अभी तक पता चले हैं भुजाओं के आधार पर, उनकी भुजाओं के मापों के आधार पर। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार देखिए त्रिभुजों के प्रकार देखिए, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुजों का प्रकार देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC है, जिसमें AB, BC और CA 8-8 सेंटीमीटर है। इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज की माप दे रखी है, AB, BC, CA 8-8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो त्रिभुज को हम क्या कहेंगे भाई, तीनों का माप 8-8 सेंटीमीटर है, तो इसे हम कहेंगे, तीनों भुजाएं बराबर है ना, तो इसे हम कहेंगे समबाहु
त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू आपका 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 6 सेंटीमीटर है और आर पी आपका 9 सेंटीमीटर है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर होने का मतलब द्विबाहु त्रिभुज। इसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसको आपने करना है। अब इन त्रिभुजों का माप आपने क्या बताना है? परिमाप बताना है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप होता है तीनों भुजाओं की मापों का योग। उसमें AB प्लस BC प्लस CA, देखिए तीनों की तीनों 8-8 सेंटीमीटर की हैं। 8 प्लस 8 प्लस 8 जोड़ देंगे, 8 या 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप उसको त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होगा? इसके बाद ABC का निकालने के बाद त्रिभुज PQR का भी निकाल लेंगे। PQR का परिमाप, इसकी भुजाओं की माप क्या है? देखिए ये है 6 PQ प्लस QR प्लस RP। ये तीन भुजाएं हैं, इनकी माप देखिए। PQ की माप है आपकी 6 सेंटीमीटर, QR की भी 6 सेंटीमीटर और RP की 9 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 9 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप त्रिभुज PQR का भी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इसके बाद देखिए त्रिभुज में होते हैं कोण। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इन त्रिभुजों को देखना है हमने। देखिए ये कोण 70 अंश है, ये कोण 60 अंश है, ये 50 अंश है। ठीक है ना। तीनों के तीनों कोण 90 अंश से कम है। ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश, यानी तीनों कोण 90 अंश से कम होने का मतलब समकोण से कम है। और समकोण से कम जो कोण होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। तीनों कोण न्यून कोण है। तीनों कोण न्यून कोण होने का मतलब ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए दूसरा एक त्रिभुज देखिए, इसमें देखिए ये एक कोण 30 अंश है, एक 60 है, एक 90 है। ठीक है ना। तो इसमें एक कोण 90 अंश का है। 90 अंश का होने का मतलब है समकोण। तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण भी 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। एक और त्रिभुज हमने बनाया, इसमें देखिए इसमें एक कोण है अधिक कोणीय, 90 अंश से ज़्यादा है। 90 अंश से ज़्यादा मतलब अधिक कोण है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक है ना। जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें एक भी कोण समकोण होता है। एक समकोण, एक भी समकोण हो जाए तो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और जिसमें एक कोण 90 अंश से ज़्यादा हो जाए, यानी कि अधिक कोण हो जाए, 90 अंश से ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना। तो 90 अंश से ज़्यादा होने का मतलब अधिक कोण, एक अधिक कोण जिसमें हो गया उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण, और अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यदि हम तीनों कोणों की माप देखें तो 180 अंश ही होती है। देखिए यहाँ जोड़कर भी देख सकते हैं आप। ये 70 है, 60 है, 50 है, ये सब का योग 180 होगा। ठीक है ना। ये 30 है,
60 है, 90 है, इसका योग भी 180 अंश होगा। ऐसे ही ये 30 है, 40 है, 110 है, इसका योग भी 180 अंश के बराबर होगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है और इसे हम कहते हैं कोण योग कोण। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न दिया गया, मिलान कीजिए। ये आपको करना है, जो मैं बोल रहा हूँ करना है वो करना है आपने। हमने यहाँ करके भी दिखा रखा है इसको। मिलान कीजिए को, इसको मिलान करना है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज में समान लंबाई की 3 भुजाएं हैं, यानी तीनों भुजाओं की माप बराबर है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे भाई? समबाहु त्रिभुज, आपको पता है। अच्छा, समान लंबाई की 2 भुजाएं, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई समान है, बाकी एक नहीं है, तो 2 भुजाओं की समान, ये द्विबाहु त्रिभुज है ना। अलग अलग माप की 3 भुजाएं, किसी त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, तो उसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण है, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज, और तीनों कोण न्यून कोण है तो उसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। बस इस प्रकार से निशान इसमें मिलान करना है। अब आगे और समझिए इसको। अब देखिए, एक प्रश्न है, पेंसिल और स्केल की सहायता से त्रिभुज XYZ बनाइए। इसकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण आपको बताने हैं। देखिए, हमने यहाँ पर ये बनाया है, ये हमने एक XYZ त्रिभुज बनाया है जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण। ये आपको देख लीजिए यहाँ पर, यह है त्रिभुज XYZ, XYZ। 3 भुजाएं हैं, XY एक भुजा ये हो गई, YZ दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा XZ ये हो गई। 3 कोण हैं, कोण XYZ, बीच में Y है यानी कि ये वाला, कोण YZX यानी बीच में Z है यानी ये वाला, कोण ZXY यानी ये वाला। 3 कोण हैं। कोणों की माप, कोणों की माप आपने नाप करके यहाँ लिखनी है, ठीक है। जैसे ये कोण आपका 55 अंश है, ये कोण आपका 58 अंश है, और ये कोण आपका 67 अंश है, ठीक है ना। इस प्रकार से कोण है। अब जब 55, 67 और 58 को आप जोड़ेंगे, 55 अंश आया, 58 अंश है एक कोण 67 अंश है। आपको चांदी से नापना है, तब आपको पता चलेगा 55 अंश। और जब हम इनको जोड़ेंगे, 55 अंश प्लस 58 अंश प्लस 67 अंश, इनका जोड़ हमारा 180 आना चाहिए। देखिए, 7 और 8 15 और 5 20, हासिल 2, 5 5 10 और 6 16 और 2 18, 180 अंश, ठीक है ना। योग आपका 180 अंश आना चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये काम आपका हो गया। अब इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य है कि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में माचिस की तीलियों की सहायता से विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाइए। ये आपने बनाने हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आप देख पा रहे हैं 4 भुजाएं, AB BC CD DA। ये AB एक भुजा है, BC दूसरी भुजा है, CD तीसरी भुजा है और DA चौथी भुजा है। इसमें 4 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ठीक है ना।
अब इसमें जो है आसन भुजाओं का एक युग्म है। देखिए भुजाएं आपको दिख रही हैं, इसमें कुछ भुजाएं आसन हैं। आसन भुजाएं कौन सी होती हैं? आसन भुजा देखिए ए बी एक भुजा है, इसके आसन लगी हुई है ये वाली, ये इसके साथ लगी हुई है ये बी सी, ए बी और बी सी, ये आसन भुजाएं हैं। इसी प्रकार से अगर हम कहें दूसरा ए बी, ये ए बी भुजा है और इसके साथ ए डी, सॉरी इसके साथ ए डी है, ये भी आपकी आसन भुजा है। यदि हम कहें कि ए बी और सी डी, ये आसन भुजा नहीं है, ये अलग अलग है, ये आपस में मिली भी नहीं है, ये आमने सामने है, तो इसे हम कहेंगे सम्मुख भुजाएं। ए बी और सी डी क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। ऐसे ही आपकी ए डी और बी सी, ये भी सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है। सम्मुख कोण वो होते हैं जो आमने सामने होते हैं। देखिए ए के सामने सी है तो ये सम्मुख कोण हो गए, बी के सामने डी है तो ये सम्मुख कोण हो गए, है ना। अब आसन कोण जो सम्मुख नहीं है, भाई ए के साथ बी हो गए, ये आसन कोण हो गए, है ना। बी के साथ सी हो गए, ये आसन कोण हो गए, या सी के साथ डी, ये आसन कोण हो गए, है ना। इस प्रकार से ऐसे विकर्ण क्या होते हैं? सम्मुख शीर्षों को यदि हम मिला दें, ए से सी को मिलाया, ये ए सी विकर्ण हो गया, बी से डी को मिलाया तो ये बी डी विकर्ण हो गया। अच्छा, और इसमें क्या है? किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है। और किसी चतुर्भुज की परिमाप कैसे निकलेगी? चारों भुजाओं की मापों का योग कर लेंगे। जैसे 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में, चारों भुजाओं की मापों का योग। ठीक है ना। अब चतुर्भुज के भी कुछ प्रकार होते हैं। चतुर्भुज इसमें 4 भुजाएं होती है, चतुर्भुज होता है, 4 भुजाओं से बंद आकृति। तो बंद आकृति किस प्रकार की हो? देखिए एक वर्ग, जैसे अगर चारों भुजाओं की माप बराबर हो जाए और चारों कोण जो हैं वो समकोण हो जाए तो आपका कहलाएगा वर्ग। ठीक है, इसे नोट करेंगे आप। अच्छा, यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, चारों बराबर ना हो, आमने सामने की, जैसे ये इसके सामने ये है, ये बराबर, इसके सामने ये है, ये बराबर, है ना। अच्छा, और चारों कोण समकोण हो, यानी चारों कोण 90 अंश के हों, तो उसे हम कहेंगे आयत। चारों कोण 90 अंश के और आमने सामने की भुजाएं बराबर। और यदि आपका ऐसा है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? समांतर हों और बराबर भी हों। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, उन्हें हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। अच्छा, समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर। चारों भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर। प्रत्येक कोण 90 अंश होने की आवश्यकता नहीं है। चारों भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर। सामने सामने की भुजाएं समांतर और चारों भुजाएं बराबर। सबकी माप जो है एक ही जैसी हो। यदि 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर सबकी हो। ऐसा वर्ग भी होता है, लेकिन इसमें देखिए इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। और वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसमें प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है समलंब। समलंब में क्या होता है? 2 आमने सामने की भुजाएं समांतर और 2 आमने सामने की भुजाएं असमांतर। ठीक है ना। समभुज भुजाओं का एक युग्म इसमें क्या होता है? समांतर होता है, बस। ठीक है ना। अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में वर्ग बनाइए, आयत बनाइए, समांतर चतुर्भुज बनाइए, समचतुर्भुज, समलंब बनाइए, है ना। और इन आकृतियों की भुजाओं, कोणों और विकर्ण के बीच संबंध भी बताइए। यह आपने काम करना है। ठीक है। बाकी पहले वो चित्र बना लीजिए जो अभी हमने किया है। अच्छा, इसके लिए एक गतिविधि है। आप पेंसिल और स्केल से एक चतुर्भुज MNOP बनाइए। चांदे से उसके प्रत्येक कोण को मापकर सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए और चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात कीजिए।
करना क्या है, आपने एक चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम रखेंगे आप MNOP। इसके प्रत्येक कोण को नापना है आपने चांदी की सहायता से। चांदा आपके पास होगा, चांदा बोलते प्रोटेक्टर। अच्छा, उससे नापना है, प्रत्येक कोण की माप यहाँ पर लिखनी है, फिर उसको टोटल भी करना है। जो भी मान आए उसको जोड़ना है, जोड़ के वो 360 आना चाहिए, तब आपका सही होगा। जोड़ के उसका योग 360 आना चाहिए। किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज का परिमाप यानी इसकी भुजाओं को नापना है स्केल से, आपके पास स्केल होगा, नाप करके और उन चारों भुजाओं की माप को जोड़ना है। ठीक है। इसके बाद देखिए चतुर्भुज हो गया। अब देखिए इसके बाद होता है वृत्त। वृत्त क्या होता है, अपने आसपास स्थित, जैसे आपने आसपास देखा होगा रोटी, चुपैया, चूड़ी, सिक्का, सब देखोगे, सब गोल होती हैं। सामान्य भाषा में हम गोल आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है ना। ये वृत्त, इनको हम वृत्ताकार आकृति कह सकते हैं। जैसे पहिया हो गया, साइकिल का पहिया हो गया या किसी भी गाड़ी का पहिया हो गया, है ना, इन्हें हम कहते हैं वृत्त। ठीक है ना। वृत्त इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन्हें बनाने की, अपने कॉपी में बनाने की कोशिश करते हैं तो ये वृत्त कहलाते हैं। यदि हम इनको पकड़ते हैं तब ये ठोस आकृतियाँ हो जाती, तभी वृत्त नहीं होता। वृत्त जैसी हैं लेकिन वृत्त नहीं है। ठीक है ना। वृत्त एक सरल बंद वक्र है, ये एक बहुभुज नहीं है, सरल बंद वक्र है। इसके मध्य में एक बिंदु होता है, इस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त इसी केंद्र बिंदु के चारों ओर एक वक्र रेखा से घिरा होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। वृत्त के कुछ भाग होते हैं। वृत्त अभी हमने आपको बताया था इससे पहले, द्विविमीय आकृति में वृत्त केवल एक पेपर पर बनने वाला एक गोल आकृति है, गोला नहीं है, ठोस आकृति नहीं है, एक तल पर बनने वाली एक गोल आकृति है। और उसमें क्या क्या होता है, इसे हम किससे बनाते हैं, कंपास से बनाते हैं। कंपास में पेंसिल लगाते हैं और गोल हम बना देते हैं। किस प्रकार से, जैसे ये बना है। ठीक है ना। ये एक वृत्त है, छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, है ना। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हम कंपास के द्वारा इसको बनाते हैं। ठीक है ना। जब वृत्त के जो भाग होते हैं उसमें जो बीच में जहाँ पर हम कंपास को रखते हैं, कंपास को रख करके जिस बिंदु कंपास की नोक रखते हैं और फिर हम पेंसिल से उसको घुमाते हैं एक जगह स्थिर करके, तो जहाँ पर हम कंपास की नोक रखते हैं उसे हम कहते हैं केंद्र। और केंद्र से जो हमारा जो वक्र रेखा होती है पेंसिल से बनी हुई, या हम जो उसकी बाउंड्री है, या हम कह सकते हैं पथ, रास्ता जो है ये वाला, इसको हम परिधि भी कहते हैं। यहाँ से हम केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम कहते हैं त्रिज्या, केंद्र से यहाँ तक की। और ये सभी जगह के लिए समान होती है, किधर भी हम खींचे इसकी लंबाई सब जगह के लिए समान होती है। ठीक है ना। तो त्रिज्या हो गई, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ से ए तक, ओ से बी तक, ओ से सी तक की त्रिज्या आती है। वृत्त का व्यास क्या हो गया, व्यास हो गया ए से सी, यानी केंद्र से होते हुए एक सीधी लाइन। ठीक है ना, जो पूरी परिधि में एक परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाती है, लेकिन केंद्र से होते हुए जाती है। परिधि जैसे एक ये सिरा है, एक ये सिरा, इसको मिला रहे हैं हम, लेकिन केंद्र से होकर जाना चाहिए। ठीक है ना। और सीधी रेखा भी होनी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं व्यास, इसी है। और जो जीवा वृत्त के किस दो भाग को मिलाती है, लेकिन दो बिंदुओं पर मिलती है, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाती। जैसे ई से डी तक केंद्र से होकर नहीं जाती है ना। ये तो केंद्र से होकर जा रहा है, ये व्यास है, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, ये आपकी जीवा है। क्या है, जीवा। ठीक है ना। अच्छा, त्रिज्य खंड जो किसे कहते हैं,
त्रिज्य खंड। देखिए ओ ए हमारी त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या है। त्रिज्या दो त्रिज्याएँ हो गई और ये आपका वृत्त हो गया। इनके बीच का जो भाग होता है, दो त्रिज्याओं और उसके बीच का भाग को हम कहते हैं, दो त्रिज्याएँ और वृत्त के बीच के भाग को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। छायांकित भाग दिख रहा है आपको। वृत्तखंड कौन सा है? देखिए रेखाखंड ED है ना, और वृत्त के द्वारा छायांकित भाग ये जो है ये आपका है वृत्तखंड। ये आप समझ गए होंगे। और वृत्त के इसमें कुछ गुण भी दिए गए हैं। किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। देखिए बिल्कुल आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये आपका व्यास है और त्रिज्या जो है देखिए एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या हो गई ना, दो त्रिज्या। त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। यदि आपकी त्रिज्या किसी वृत्त की 3 सेंटीमीटर है तो आपका व्यास क्या हो जाएगा? इसका दुगना, भाई 3 का दुगना 6 होता है, व्यास आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यह हम कह सकते हैं त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। देखिए यदि आपको बोला जाए कि आपके वृत्त का व्यास आपका 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। व्यास यदि 10 है तो त्रिज्या 5 है, त्रिज्या यदि 4 है तो व्यास 8 है। ठीक है, इसके बाद देखिए वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को हम कहते हैं अर्धवृत्त। वृत्त के चारों ओर एक बार में चली गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है ना, कौन सी परिधि, कौन सी भी, जैसे ये देखिए ये आपकी वृत्त की ये परिधि हो गई है। बार बार की जो दूरी है इसको हम कहेंगे परिधि। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे? ये बार बार की दूरी जो है इसको हम कहते हैं परिधि। ठीक है, अब देखिए आपने करना क्या है, स्वयं की जी में है। आप एक चूड़ी लेकर कोई वृत्ताकार शीट लेकर उसकी त्रिज्या और व्यास नापिए। त्रिज्या और व्यास के संबंध को जांचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अच्छा अब मूल्यांकन में करना है आपने। नीचे दिए गए त्रिभुजों को देखकर प्रत्येक त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। देखिए इसे हमने किया है यहाँ पर। दो प्रकार से वर्गीकरण करना है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। देखिए ये त्रिभुज आपके सम्मुख है, भुजाएं देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा जो है, सभी भुजाएं बराबर, भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। भुजाएं जब सारी की सारी बराबर हो, तीनों बराबर हैं, तो कहने का अर्थ है एक कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु समबाहु त्रिभुज। और जब ये कोण देखिए, इसके कोण जो है प्रत्येक का झुकाव जो है 90 से कम लग रहा है। 90 का झुकाव बिल्कुल सीधा होता है, इतना झुकाव होता है ना। या इस कोण इसमें इसका एक संकेत भी दे रखा होता है, 90 अंश के कोण का एक संकेत दिया होता है इस प्रकार से। ऐसा इसमें कोई दिया नहीं है, यानी 90 अंश से सारे के सारे कम हैं। 90 अंश से कम होने का मतलब न्यून कोण है, तो इसका मतलब क्या है? न्यून कोण। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या कहा जाएगा? न्यून कोण समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? न्यून कोण समबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे? न्यून कोण
समबाहु त्रिभुज। क्या नाम लिखेंगे इसका? न्यून कोण समबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं समान, दो भुजाएं समान यानी समद्विबाहु। क्या त्रिभुज का नाम क्या हो गया? समद्विबाहु। कोण देखिए यहाँ पर, यहाँ बीच में एक 90 अंश के कोण का निशान लगा है यहाँ पर, तो ये समकोण, एक समकोण, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो भुजाएं समान हैं यानी समद्विबाहु, और समकोण तो लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या हो जाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से। अच्छा, इसके बाद देखिए अगले की विशेषता क्या है। इसमें देखिए ये कोण, ये भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी ये आपका तीनों भुजाएं अलग, तीनों भुजाएं अलग। अच्छा, कोण देखिए, कोण इसमें एक समकोण है, लिख दिए एक समकोण, यहाँ पर 90 अंश का निशान बना है ना। एक कोण समकोण है, तीनों भुजाएं समान हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो एक लिखेंगे समकोण विषमबाहु त्रिभुज या विषमबाहु समकोण त्रिभुज, विषमबाहु समकोण त्रिभुज, ऐसे नाम लिखेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए इसकी भुजाएं देखिए, ये भुजाएं दो बराबर हैं, दो भुजाएं यहाँ लिखेंगे, दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं समान। और देखिए यहाँ जो कोण बना है इसका झुकाव 90 अंश से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा खुल गया थोड़ा, ये अधिक कोण हो गया, यहाँ पर अधिक कोण लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दो भुजाएं समान है, 6 सेंटीमीटर, दो भुजाएं बराबर, और समकोण भी यहाँ पर बना है, दो भुजाएं बराबर, यहाँ लिखेंगे दो भुजाएं बराबर, एक समकोण, और इसका नाम हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये है, देखिए यहाँ दो भुजाएं बराबर हैं तो दो भुजाएं समान, समद्विबाहु हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये कोण जो है ये 90 अंश से ज़्यादा झुकाव हो रहा है, यानी कि ये अधिक कोण हो गया, तो यह लिखेंगे समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे हम। इसके बाद देखिए एक प्रश्न है इसमें, चतुर्भुज KLMN बनाइए और बताइए कि आपने KLMN एक चतुर्भुज बना दिया, सममुख भुजाओं के युग्म, सममुख भुजाएं कौन कौन सी होती है देखिए, KL और LM एक युग्म ये हो गया। अब KN और MN, और दूसरा युग्म हो गया हमारा KL और NM, ठीक है ना। ये सममुख भुजाओं के युग्म हो गए। सम्मुख कोणों के युग्म, सम्मुख कोण K के सम्मुख M है, K और M, और कोण L के सम्मुख N है, L और N। इसके बाद आसन भुजाओं के युग्म, आसन भुजाएं देखिए, आसन भुजाएं KN एक ये भुजा हो गई, और KL एक ये, देखिए दोनों में K है ना, यानी ये दोनों एक ही जगह से K से निकल रही हैं, तो इसलिए आसन भुजाएं हैं, ठीक है ना। अब LM और MN, LM ये LM है, ठीक है ना, और MN ये भुजाएं हो गई। देखिए इसमें M दोनों में एक जैसा है, तो M से निकल रही हैं, एक ही स्थान से निकल रही हैं, तो इसको इन्हें भी ये आसन भुजाएं बोलेंगे। आसन कोणों के युग्म, आसन कोण है जो सम्मुख नहीं है, देखिए आसन कोण हो गए, देखिए K का सम्मुख तो M है, लेकिन K का जो आसन है वो L है। इसी प्रकार से
एल देखिए, एल के आसन एम है, या हम कह सकते हैं एम के आसन कोण एन है, इस प्रकार से। ठीक है। इसके बाद देखिए एक और है, इसमें एक वृत्त बनाइए और निम्नलिखित को दर्शाइए। एक वृत्त बनाया हमने वृत्त बना दे। दर्शाना क्या है? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या है? देखिए यहाँ पर सी है। वृत्त का केंद्र लिखेंगे बिंदु सी। वृत्त का केंद्र क्या हो गया? बिंदु सी। एक वृत्तखंड आपका ये है, देखिए पी आर क्यू पी, ऐसे लिखा जाएगा, पी आर क्यू पी। कौन सा? क्षेत्र। इसको लिखेंगे क्षेत्र पी आर क्यू पी। ये एक वृत्तखंड हो गया, ये वाला वृत्तखंड है। ये जीवा और वृत्त के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। अच्छा, त्रिज्या कहाँ है इसमें? त्रिज्या देखिए, त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सी से एम, सी एम एक त्रिज्या हो गई। सी से एल, सी एल एक त्रिज्या हो गई। सी से एन, सी एन एक त्रिज्या होगी। देखिए तीन प्रकार की तीन त्रिज्याएं हैं यहाँ पर, सबका मान बराबर होता है इसमें। व्यास देखिए एम से एल तक की दूरी केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए ये एम एल जो है ये आपका व्यास है। इसके बाद होगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन सा है? त्रिज्याओं और वृत्त के बीच के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। आप चाहे इसको ले लीजिए, चाहे ये भी एक त्रिज्यखंड है। देखिए ये भी एक त्रिज्यखंड है। दो त्रिज्या और उनके बीच में स्थित क्षेत्र, त्रिज्या और वृत्त के बीच में स्थित क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस कोण का माप बड़ा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फैलाव ज़्यादा दिख रहा है आपको, इसका फैलाव ज़रा कम है, इसका झुकाव ज़्यादा है, ज़्यादा झुक गया है। ये थोड़ा झुकाव इसका कम हो गया, यानी कि झुकाव ये ज़्यादा खुल गया, यानी कि ये आपका बड़ा लग रहा है। ठीक है ना। अगर आप नाप के देखेंगे तो ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये पूछ रहे हैं कि निम्न किस आकार के हैं? आपका ज्यामिति बॉक्स किस आकार का है? ये आपको लिखेंगे घनाभ। ऐसे एक ईंट, ये भी क्या होती है? घनाभ। माचिस की डिब्बी, ये भी होती है घनाभ। ठीक है, ये सब घनाभ के आकार के हैं। इसके बाद है सड़क बनाने वाला रोलर घूम घूम के चलता है। ठीक है ना। ये होता है बेलनाकार। क्या होता है? बेलन। अच्छा, एक लड्डू होता है गोल। ठीक है ना। इसे हम गोला भी कह सकते हैं, गोला। लड्डू के लिए हम क्या कहेंगे? गोला। ठीक है। अब आपके समझ में आ रहा होगा। भाई इतना काम था आपका। ओके एंड थैंक यू।